हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईई 201 के चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक ब्रिज रेक्टिफायर एंड पीआईवी पीक इन्वर्स वोल्टेज व जो हमने अब तक रेक्टिफायर पढ़े हैं हाफ वेव फुल वेव, उनके बीच में कंपैरिजन देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, यानी इनपुट वेव के फुल साइकिल के लिए हमें रेक्टिफाइड आउटपुट प्राप्त होता है। तो फुल वेव जो रेक्टिफायर है बेसिकली वो दो प्रकार का होता है, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैप रेक्टिफायर जो था हमने वह पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, और इसमें हमने देखा था कि बेसिकली इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जो सेंटर टैप में हमें जो आरएल है लोड रेजिस्टेंस, वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर पर फिक्स करना होता था। तो सेंटर टैप में जो अपने आप में ये जो लोड रेजिस्टेंस है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर पे फिक्स करना वो अपने आप में एक डिफ़िकल्ट काम है। दूसरी बात कि सेंटर टैप जो फुल वेव रेक्टिफायर था उसके लिए पीआईवी की वैल्यू 2 VM होती है, जो अनदर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की डिसएडवांटेजेस है। उन्हीं एडवांटेजों को और ट्रांसफार्मर यूज़ करना वो अनदर वो ये है कि सर्किट को बल्कि बनाता है। तो इन सब डिसएडवांटेजेस के कारण हम एक नया रेक्टिफायर काम में लेते हैं जिसे कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट। ब्रिज रेक्टिफायर में हम 2 डायोड की जगह 4 डायोड काम में लेते हैं। ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है। बेसिकली जिस भी सिग्नल को मेरे को रेक्टिफाई करना है उस सिग्नल को मैं यहाँ VI से मैंने शो करा हुआ है, इनपुट पे मैंने लगाया हुआ है। ये मैंने इनपुट सिग्नल दिया हुआ है, और बेसिकली जो मेरा VI है या इनपुट जो AC सिग्नल है वो इस फॉर्म में है, साइनोसॉइडल फॉर्म। ये जो मेरी वेव फॉर्म है ये बेसिकली साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, जहाँ इसका टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो ये T इसका टाइम पीरियड है, Vm इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब इस ब्रिज रेक्टिफायर में मैंने 4 डायोड यूज़ करे हुए हैं, D1, D2, D3, D4, और एक लोड रेजिस्टेंस यूज़ करा हुआ है यहाँ R, जिसके अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज ले रहा हूँ। और ये जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है बेसिकली यही मेरा रेक्टिफाइड आउटपुट वेवफॉर्म या वोल्टेज होगा। तो अब इसकी वर्किंग हमको समझनी है। तो वर्किंग में हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द वेव, सबसे पहली बात आती है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल वेव में ये जो चारों डायोड हैं इनमें से कौन अग्रबायसित होगा और कौन पश्चबायसित होगा। तो जब ये मेरी इनपुट वेव है, इसका ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, ये मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल आया है, तो क्या होगा हम इसको देखेंगे एक बार कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आने पर ये सिरा पॉजिटिव होगा और ये सिरा नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आने पर ये सिरा पॉजिटिव, ये सिरा नेगेटिव, यानी जो डायोड D1 है, ये डायोड D1 जो है बेसिकली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो हम देखते हैं कि ये जो डायोड है फॉरवर्ड इनपुट वेव के पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो डायोड है ये
फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहेंगे और ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस कंडीशन में रहेंगे, लाइक दिस। ये जो डायोड है ये बेसिकली फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है और ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस कंडीशन में है। अब ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, ये रिवर्स बायस कंडीशन में। तो हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो डायोड है बेसिकली वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और रिवर्स बायस में डायोड ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो जो डायोड हमारे रिवर्स बायस में थे उनको हमने एज ए ओपन सर्किट यहाँ बना दिया और जो डायोड मेरे फॉरवर्ड बायस में थे उनको मैंने शॉर्ट सर्किट बना दिया। अब मेरी जो करंट फ्लो होगी उसके लिए यही एक पाथ होता है जिसके थ्रू वो करंट फ्लो हो सकती है, क्योंकि ये जो वाला पाथ है ये तो ब्रेक हो गया है। तो करंट फ्लो होने का सिर्फ ये एक पाथ है जिसके थ्रू मेरे लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होगी और इसके थ्रू आउटपुट मिलेगा। अब इसमें हम जब एक बात देखते हैं कि जो वोल्टेज है बेसिकली वो दो, चूँकि हम आइडियल कंडीशन की बात करते हैं डायोड की, तो उसमें डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो फॉरवर्ड कंडीशन में भी डायोड का एक रेजिस्टेंस होता है जिसे कि मैं आरएफ के नाम से कह सकता हूं। अगर यहाँ एक रेजिस्टेंस मानो तो वो आरएफ, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस आरएफ। तो जो मेरा आउटपुट जो वोल्टेज है बेसिकली वो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है फुल वेव रेक्टिफायर में क्या था, जो वोल्टेज ड्रॉप था वो सिर्फ एक डायोड के अक्रॉस हो रहा था और बाकी का मेरे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा था। लेकिन यहाँ जब मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात करूँगा तो एक तो इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, एक इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, बाकी का इसके अक्रॉस हो रहा है। यानी जो इफ़िशियंसी की या आउटपुट की मैं बात करूँ तो वो थोड़ा कम मिलेगा मुझे फुल वेव रेक्टिफायर से इन द केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, और पाथ इस तरह का होगा। नेक्स्ट, जब मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करता हूँ, नेगेटिव हाफ साइकिल की जब मैं बात करता हूँ यानी इस साइकिल की, तो ये वाला सिरा होगा नेगेटिव और ये वाला सिरा होगा पॉजिटिव। तो जब ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यानी इस कंडीशन में डायोड दिस और दिस मेरे शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड बायस में रहेंगे और ये वाला डायोड मेरा रिवर्स बायस कंडीशन में होगा ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। ये मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो ये जो डायोड थे ये तो रिवर्स बायस में हो गए और ये वाले जो डायोड थे वो फॉरवर्ड कंडीशन में या फॉरवर्ड बायस में हो गए। तो फॉरवर्ड बायस में अगर ये डायोड हुए तो मैंने इनको शॉर्ट सर्किट के द्वारा शो कर दिया और इनको ओपन सर्किट के द्वारा शो कर दिया। अब क्या होगा कि ये करंट का जो फ्लो होगा वो इस तरीके से फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ इस पाथ में भी करंट के फ्लो होने के दो पाथ है। यहाँ से करंट आई तो एक तो यूँ जा सकती है और एक यूँ जा सकती है, लेकिन यहाँ से अगर जाती है तो यहाँ पाथ ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से नहीं जा सकती, यहाँ से एक पाथ ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ नहीं जा सकती। तो करंट के लिए जो पाथ है वो ये वाला पाथ ही है फ्लो होने के लिए, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेक, यहाँ से गई आगे तो ये ब्रेक, तो ये सिर्फ एक ये पाथ है जहाँ से करंट फ्लो होगी और मेरा आउटपुट मुझे मिलेगा। तो और वही सेम कंडीशन कि यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप इस डायोड के अक्रॉस भी होगा और इस डायोड के अक्रॉस भी होगा और एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ मुझे आउटपुट पर मिलेगा। तो ये मैंने एक आइडियल कंडीशन मानी है जहाँ मेरे को आउटपुट जो है वो वीएम के अकॉर्डिंग मिल रहा है। लेकिन अगर मैं आउटपुट कंडीशन नहीं आइडियल कंडीशन नहीं मानता हूँ तो ये जो मेरा आउटपुट है बेसिकली ये थोड़ा वीएम से कम में जो मिलेगा, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो डायोड के अक्रॉस भी होगा। क्योंकि आइडियल कंडीशन में जो डायोड का रेजिस्टेंस होगा वो आरएफ होगा। माना कि आरएफ की वैल्यू आर इस आर के कंपेरिजन में बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ वैल्यू माने उसकी तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये बेसिकली थोड़ा सा वीएम से कम मिलेगा, पर आइडियल कंडीशन में लेते हुए हम इसको वीएम के अकॉर्डिंग मान रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये आउटपुट मिला एक, ठीक है।
और नेगेटिव हाफ साइकिल में मुझे ये आउटपुट मिला। तो अगर मैं कंप्लीट वेव फॉर्म की बात करूं कि कौन कौन सी वेव फॉर्म ये मेरी थी इनपुट और आउटपुट, तो ये मेरी इनपुट वेव फॉर्म होगी, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। ये मेरी आउटपुट की वेव फॉर्म होगी जिसमें ये पॉजिटिव हाफ साइकिल पे मेरे को ये आउटपुट मिलता है और नेगेटिव हाफ साइकिल पे मुझे ये आउटपुट मिलता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये दो जो डायोड हैं ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहते हैं और ये रिवर्स बायस कंडीशन में। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो ये दोनों जो डायोड हैं वो फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं और ये दोनों डायोड रिवर्स बायस होते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट जो वेव फॉर्म है मेरी वो मिलती है। तो ये सब था ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। अब इसकी अगर मैं ब्रिज रेक्टिफायर के डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो मैं देखता हूं यहाँ कि ब्रिज रेक्टिफायर में 2 डायोड की जगह 4 डायोड में काम में ले रहा हूँ, ठीक है। जो कि सेंटर टैप जब फुल रेक्टिफायर था उसमें मैंने 2 डायोड काम में लिए थे। तो पहली बात तो डायोड लेके कॉस्ट बढ़ रही है सिस्टम की। अनदर दिक्कत क्या है डायोड के साथ, कॉस्ट तो खैर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डायोड कम का आता है, लेकिन दूसरा क्या है कि जब मैं 2 डायोड एक्स्ट्रा ले रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में 2 डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, जबकि फुल सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में वो सिर्फ 1 डायोड के अक्रॉस होता है। तो एक्स्ट्रा जो वोल्टेज ड्रॉप है एक डायोड के अक्रॉस वह आउटपुट वोल्टेज पे इफेक्ट डाल रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि आउटपुट वोल्टेज को थोड़ा कम कर रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप डायोड के अक्रॉस हो चुका है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। अब कंपैरिजन ऑफ रेक्टिफायर्स, हमने देखा था कि अब तक हम 3 रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, एक हाफ वेव और फुल वेव। फुल वेव में 2 टाइप के रेक्टिफायर, सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर। तो इनमें क्या क्या वैल्यू थी और क्या क्या था पैरामीटर्स, उनके बारे में हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डायोड। हाफ वेव रेक्टिफायर की जब हमने बात करी थी तो उसमें सिर्फ हमने 1 डायोड लगाया था। फुल वेव जो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर था उसमें 2 डायोड थे और ब्रिज रेक्टिफायर में हमने 4 डायोड यूज़ करे। IDC यानी एवरेज वैल्यू रेक्टिफायर जो आउटपुट था उसकी एवरेज वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में IM/पाई थी, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के केस में 2IM/पाई है और ब्रिज रेक्टिफायर के केस में भी ये 2IM/पाई है। DC वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में VM/पाई, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के केस में 2VM/पाई और ब्रिज रेक्टिफायर के केस में 2VM/पाई। RMS वैल्यू हम देखेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में IM/2, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के केस में IM/√2, ब्रिज रेक्टिफायर के केस में IM/√2। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ तक जो हमने पैरामीटर देखे हैं बेसिकली वो सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर के केस में बिल्कुल एज इट इज़ है। 2IM/पाई IDC की वैल्यू यहाँ भी 2IM/पाई, VDC की वैल्यू भी 2VM/पाई 2VM/पाई, यहाँ IM/√2 IM/√2। यस, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में डिफरेंट है। इफ़िशियंसी की बात करता हूँ मैं, तो इफ़िशियंसी हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आती है 0.406/1 + RF/RL और RF की वैल्यू RL के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मानता हूँ तो ये वैल्यू बन जाती है मेरे 40.6%। इसी तरीके से सेंटर टैप जब फुल वेव रेक्टिफायर की वैल्यू इफ़िशियंसी का जो आता है मेरा वो आता है 0.8121 + RF/RL। तो RF की वैल्यू अगर यहाँ नेग्लिजिबल मानूँ तो वो भी 81.2% इफ़िशियंसी सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की हो जाती है।
ब्रिज रेक्टिफायर के केस में जो एफिशिएंसी आती है वो आती है 0.812 1+2 RF/RL। वही सेम अगर RF की वैल्यू RL के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मानूं तो ये भी 81.2% बन जाता है। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर की इफ़िशियंसी हाफ वेव रेक्टिफायर से तो दुगनी है। क्यों दुगनी है? क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में मुझे जो आउटपुट मिलता है वो इनपुट वेव के पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही मिलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं मिलता। जबकि जो सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर हैं उनमें मुझे आउटपुट इनपुट के पॉजिटिव व नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में मिलता है, इसलिए इफ़िशियंसी ऑलमोस्ट दुगनी है फुल वेव रेक्टिफायर की। लेकिन यहाँ ये जो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है और ब्रिज रेक्टिफायर है, इसकी इफ़िशियंसी बराबर आती है जब मैं RF की वैल्यू RL के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मानता हूँ। लेकिन अगर मैं फॉर्मूले पे गौर करूँ, दोनों के फॉर्मूले पे, तो जो सेंटर टैप है उसका फॉर्मूला आता है 0.812 1+RF/RL। वहीं ब्रिज रेक्टिफायर का फॉर्मूला आता है 0.812 1+2 RF/RL। यानी अगर मैं डायोड जो रेजिस्टेंस है उसको नेग्लिजिबल ना मानूं, तो जब फॉर्मूले को कंपैरिजन करता हूँ तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की वैल्यू ब्रिज रेक्टिफायर से ज़्यादा होती है अगर मैं RF को नेग्लिजिबल ना मानूं RL के कंपैरिजन में। तो ब्रिज रेक्टिफायर की चूँकि मैंने जो एक्स्ट्रा डायोड यूज़ करा है वहाँ, तो उसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप आता है उसके अक्रॉस, डायोड के अक्रॉस, उससे उसकी इफ़िशियंसी थोड़ी कम हो जाती है। अनदर मेरा फैक्टर है PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज बेसिकली क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए VM, सेंटर टैप के लिए 2VM और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए VM। यहाँ जो पीक इन्वर्स वोल्टेज जो है वो किसी भी डायोड के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, और यहाँ कंपैरिजन में करने पे मैं देखता हूँ कि इसके लिए सेंटर टैप जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसके लिए इसकी वैल्यू है 2VM, जो कि एक डिसएडवांटेज है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का। रिपल फैक्टर 1.21 हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, सेंटर टैप के लिए 0.48 और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी 0.48। क्योंकि इन दोनों के लिए बराबर ये है क्योंकि इसके लिए IDC और IRMS की वैल्यू सेम है और उसी वैल्यू से हमारा रिपल फैक्टर निकलता है, इसलिए सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए दोनों की रिपल फैक्टर की वैल्यू बराबर है। और जितना ज़्यादा या जितना कम रिपल फैक्टर होगा मेरा, उतना ही अच्छा मेरा रेक्टिफायर होगा। तो नेक्स्ट है मेरा पीक रिवर्स वोल्टेज या पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसे मैं PIV के भी नाम से जानता हूँ। तो बेसिकली PIV होता क्या है, जो कि हमने कंपैरिजन में भी बात करी थी PIV के बारे में। तो PIV जो होता है बेसिकली ये मैक्सिमम वोल्टेज है डायोड के साथ, कि हम उसको जब डायोड रिवर्स बायस हो उस केस में हम उसके मैक्सिमम कितना वोल्टेज लगा सकते हैं जिससे कि वो ब्रेक डाउन ना हो, उसे हम पीक रिवर्स वोल्टेज या पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। हम जानते हैं कि डायोड जो था कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था कि एक टाइम के बाद जब रिवर्स वोल्टेज की हम वैल्यू बढ़ाते हैं तो डायोड में जीनर ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता है, जिससे कि एकदम से फ्लो करंट का बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वही वोल्टेज है जिसके कि हम डायोड की रिवर्स कंडीशन में मैक्सिमम वोल्टेज उसको लगा सकें, जिससे कि बस हमारा ब्रेकडाउन ना हो। अगर इस वोल्टेज जो लगा रहे हैं हम, अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो ब्रेकडाउन हो जाएगा तो जो मेरी जंक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी और डायोड डिस्ट्रॉयड हो जाएगा।
तो किसी भी उसके लिए डायोड की हाई पीआरवी और पीआई रेटिंग होती है किसके कंपैरिजन में, जो मैं मैक्सिमम वोल्टेज उस पर लगा रहा हूँ उससे ज़्यादा मेरे पीआईवी की रेटिंग होनी चाहिए डायोड के लिए। अगर पीआईवी की रेटिंग जो मैक्सिमम वोल्टेज है उससे, जो अप्लाई वोल्टेज है उससे कम है, तो डेफिनेटली ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये है पीक इनवर्स वोल्टेज। थैंक यू।